जो हम पाइथन से रिलेटेड प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हम देख रहे हैं इन मॉड्यूल्स के अंदर, उसमें डिक्शनरी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और फंक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो एलिमेंट है प्रोग्रामिंग का। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखेंगे इस मॉड्यूल में, जो कि नया ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट था आफ्टर सी प्लस प्लस जब आया तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी वो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम इसको देखते हैं। डिक्शनरीज जो है वो बेसिकली पाइथन के अंदर की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करते हैं, यानी कि एक की है उसके कुछ कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू है, तो इन दोनों को साथ स्टोर किया जाता है। और इसकी एसोसिएशन जो है ना, ये एक जिस तरह डिक्शनरी होती है, आपका वर्ड है उसकी ट्रांसलेशन है, उसको स्टोर करना एक ऑर्गेनाइज मैनर में आसान हो जाता है। तो रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स टिपिकली इस तरह होते हैं जिसमें उनकी कोई एसोसिएशन होती है, तो वो डिक्शनरी के अंदर स्टोर करना उसके लिए ज़्यादा लॉजिकल बनता है। यहाँ पे डिक्शनरी की एग्जांपल है, एक स्टूडेंट है, उसका जो डेटा है उसमें नाम है, जिसका नेम इज़ एलिस, एज इज़ 20, ग्रेड जो है वो ए है, कोर्सेज जो उसने मैथ और साइंस लिए। तो इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो स्टूडेंट इन्फो में जब स्टूडेंट लिखा जाएगा तो वो उसमें स्टूडेंट नेम में स्टूडेंट का नाम जो है वो लिखा जाएगा, और स्टूडेंट नाम जो है उसका, स्टूडेंट का जो नाम है वो एलिस है। तो वो जब आप प्रिंट करेंगे तो खाली नेम नहीं लिखा हुआ आएगा, बट वो वाला स्ट्रिंग जो कि एलिस के साथ कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, वो उसकी वो वैल्यू रिटर्न होगी। तो वो नेम और की का जो पेयर है, यहाँ पे नेम और एलिस जो है ये आपस में एसोसिएटेड है, तो नेम और जो एलिस है वो सॉर्ट ऑफ की बनेगा। तो जो आप नेम लिखेंगे, स्टूडेंट को नेम से कॉल करेंगे, तो वो की उसकी जो है यानी कि एलिस को वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो ये एक डिक्शनरी की एक एग्जाम्पल बनती है, और इट मेक्स सेंस जब आपने इस तरह से डेटा को स्टोर करना है जहाँ पे एसोसिएशंस है की। यूज़ केसेस क्या है डिक्शनरी के? ऑब्वियसली यूज़र प्रोफाइल्स है, जहाँ पे लोगों की इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई हुई है। फिर कैशिंग है, जहाँ पे आर्गूमेंट्स को कंप्यूटर रिजल्ट्स के साथ जो है वो स्टोर करना है, उनके आपस में एसोसिएशन है। डेटाबेस रिकॉर्ड्स हैं, एपीआई रिस्पॉन्सेज है, तो जहाँ पे जेसॉन डेटा होगा वो स्ट्रक्चर्ड होगा, तो उसकी नेम फील्ड भी स्ट्रक्चर्ड होंगे, और वहाँ से फिर आपको उनके कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ चाहिए होंगी, तो वो आपको मिल रही होंगी। फिर लुकअप टेबल्स हैं, जहाँ पे आपको फास्ट रेफरेंस चाहिए होता है डेटा का, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिक्शनरी को वहाँ पे। फंक्शंस जो हैं वो बहुत कॉमन एक एलिमेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का किसी भी। तो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको आप कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं या नहीं भी देते और आप उसको रन करते हैं, तो वहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न होती है, या कोई पार्ट ऑफ कोड सेगमेंट एग्जीक्यूट होता है, तो आपकी कोई रिटर्न वैल्यू होगी या नहीं होगी। बट टिपिकली आप फंक्शन को कोई वैल्यूज़ देते हैं और उसके रिटर्न से कोई फंक्शन कुछ कोड एग्जीक्यूट करके आपको उसका एक प्रोसेस्ड आउटपुट देता है। तो पाइथन के अंदर भी है, और स्टार्ट होता है DEF कमांड से, उसके बाद फंक्शन का नाम होता है, फिर पैरेंथेसिस होते हैं अंदर, पैरामीटर्स जो वेरिएबल्स उससे लेने हैं, उसके बाद जब क्लोज होता है उसके आगे कोलन होता है, और कोलन से आगे फिर इंडेंट करके आप स्टार्ट करते हैं फंक्शन को। इससे पता चलता है कि ये जो कोड है ये इस फंक्शन को बिलोंग करता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे शो हो रहा है डेफ एवरेज ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हमने ऊपर जो है वो सॉर्ट ऑफ डिक्शनरी टाइप फॉर्मेट में स्टोर किया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है। ये आप कोड सेगमेंट लिख सकते हैं किसी फाइल के अंदर। उसके बाद जब नीचे आप आएंगे, जब फंक्शन को डिफाइन करेंगे, तो डेफ, फिर उसके बाद नाम होगा फंक्शन का, फिर क्या वो लेता है वेरिएबल, और उसके बाद इंडेंट करके आप कोलन लिख के थोड़ा सा आगे करके पूरा सेगमेंट लिखेंगे बाकी कोड का। तो यहाँ पे फिर फंक्शन का, जिस फंक्शन कंप्यूट्स थी एवरेज ग्रेड, ये बता रहा है कि ये सॉर्ट ऑफ जस्ट कमेंट है। फिर सम इज इक्वल टू 0, फिर आपने एक फॉर लूप लगाई है, रिटर्न कर दिया एवरेज। और एवरेज क्या है, ये कोड यहाँ पे रिटर्न जब करता है तो ये डेफ एवरेज जो है ये ख़त्म हो गया। और ये जो AVG इज इक्वल टू एवरेज ग्रेड पैरेंथेसिस स्टूडेंट्स, ये फिर कॉल कर रहे हैं फंक्शन को। अच्छा, तो इसमें आप यूँ समझ लें कि 3 ब्लॉक्स हैं कोड के। पहला नाम है स्टूडेंट्स, वो जो पूरा सेगमेंट है जिसमें डेटा है, फिर फंक्शन की डेफिनेशन है डेफ एवरेज ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स, फिर नीचे AVG इज इक्वल टू एवरेज ग्रेड स्टूडेंट्स, यहाँ से ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो आपने इसको जब आपने कॉल करना है तो उससे पहले फंक्शन भी डिफाइन हो चुका होना चाहिए और स्टूडेंट्स भी डिफाइन हो चुका होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स डिफाइन नहीं होगा तो फिर फंक्शन को आप क्या दे रहे हैं एज अ पैरामीटर, जिससे उसमें ऑपरेट एज एन इनपुट,
जिसको उसमें कोई उसने कोडिंग चलानी है तो वो बगैर इनपुट के कैसे चलेगा। तो यहाँ पे एक और फंक्शन है जो फ्रूट्स है, डेफ डिस्प्ले फ्रूट्स। फ्रूट्स कौन कौन से हैं, एप्पल और ऑरेंज। प्रिंट देयर आर %d फ्रूट्स इन द लिस्ट। %d जो है आगे आपने उसको डिफाइन किया हुआ है, परसेंट लेंथ ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स जो है वो यहाँ पे एक लिस्ट है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एप्पल और ऑरेंज है, तो ये लेंथ ऑफ फ्रूट्स जो है वो 2 बन जाएगी। 2 देयर आर %d लिखा हुआ है, परसेंट आगे वाला जो वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो जब ये आउटपुट रन होगी, प्रिंट जब रन होगा तो दीज देयर आर 2 फ्रूट्स इन द लिस्ट लिखा जाएगा। और फिर फॉर आइटम इन फ्रूट्स प्रिंट आइटम, तो आपने अब यहाँ पे लिस्ट में रन किया, आपने जितने भी आइटम्स हैं उनको उन पे एक फॉर लूप लगा दिए, जितने आइटम्स हैं उस पे से वो गुजरेगा, क्या करेगा, हर आइटम पे जाके वो प्रिंट आइटम करेगा। तो यहाँ पे पहला आइटम जो है वो एप्पल है, दूसरा आइटम ऑरेंज है। तो जब ये लूप रन होगी तो फिर एप्पल और ऑरेंज लिखे आएंगे। अच्छा, फंक्शंस यहाँ पे भी फ्रूट्स में बनाना पेयर मैंगो है। डिस्प्ले फ्रूट्स जो है आपका 3 फ्रूट्स को देयर आर 3 फ्रूट्स इन द लिस्ट करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे इस कोड सेगमेंट में आपने क्या किया है, डिफरेंट डेफ डिस्प्ले फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल ऑरेंज, और उसके बाद फॉर आइटम इन फ्रूट्स प्रिंट आइटम, जो कि पहले भी हो रहा था, प्रिंट एडिंग 1 मोर फ्रूट। यहाँ पे पिछला कोड ख़त्म हो गया था, यहाँ पे एक लाइन हमने और ऐड कर दी, हमने एक और फ्रूट ऐड करना है यहाँ पे। कैसे करेंगे, फ्रूट्स डॉट अपेंड मैंगो। फ्रूट्स जो है जो आपकी लिस्ट है उसके अंदर आपने अपेंड कर दिया मैंगो को। तो चूँकि ये आखिरी लाइन है कोड की, तो जब कोड प्रिंट वाली जितनी स्टेटमेंट्स लिखेगा तो पहली दफ़ा तो वही कुछ एग्जीक्यूट होगा जिस तरह पहले कोड में हुआ था, लेकिन प्रिंट एक कमांड चूँकि ऐड हो गई है, एडिंग 1 मोर फ्रूट, तो ये वाली लाइन भी लिखी हुई आएगी, लेकिन यहाँ पे कोड ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब चूँकि आपका जो फंक्शन है उसने अपेंड कर दिया लिस्ट के अंदर मैंगो को भी, अगली जो इटरेशन यानी सेकंड वो जो आप प्रॉम्प्ट पे यही फंक्शन को कॉल करेंगे तो अब लिखा हुआ आएगा देयर आर 3 फ्रूट्स इन द लिस्ट, क्योंकि अब अपेंड हो गया था, उसको जब वो चेक करेगा तो उसके अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से हैं, एप्पल ऑरेंज, और उसके बाद चूँकि मैंगो अपेंड किया हुआ था तो अब मैंगो लिखाएगा। इसके बाद जब आप ऐड 1 मोर फ्रूट करेंगे तो फिर चूँकि आपने मैंगो ही अपेंड किया तो अगली एग्जीक्यूशन में मैंगो एक और दफ़ा लिखा हुआ आएगा। फंक्शंस पासिंग बाय रेफरेंस, यहाँ पे जो भी आप फंक्शन को चीज़ पास कर रहे हैं वो रेफरेंस से पास होती है। ये इसका मतलब ये है कि जब वो उस वैल्यू को, उस पैरामीटर को, उस वेरिएबल को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, उसको चेंज कर चुके होते हैं, तो वो रेफरेंस से चूँकि गया होता है तो वो उसके ऊपर भी वही चीज़ अप्लाई हो चुकी होती है। ठीक है, वो कॉलिंग फंक्शन में एक दफ़ा आपने जो एक्टिविटी कर दी वो उस पर अप्लाई हो जाएगी। तो इस केस में जब आपने फ्रूट में अपेंड कर दिया था तो आप जब एक दफ़ा रन कर चुके होंगे कोड को, तो उस कोड को रन करने के बाद वो जो फ्रूट्स की लिस्ट थी वो चेंज हो चुकी होगी, तो अब उसमें मैंगो ऐड हो चुका होगा। हमने देखा कि हमने खाली फ्रूट्स की एक लिस्ट इस फंक्शन को पास की थी जिसमें डिस्प्ले फ्रूट्स थे, जो एक्चुअल फंक्शन था। तो अगर हम इसमें एक फ्रूट्स की लिस्ट हमने पास की, हम इसको क्या मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, तो यस, दैट द आंसर इज़ यस, हम उसको मल्टीपल वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। यानी कि आपने अगर यहाँ पे कोड सेगमेंट डिफाइन किया है स्टूडेंट नेम कॉमा स्टार वार आर्ग्स, यानी कि वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स, तो प्रिंट आपने स्टूडेंट नेम में प्लस नेम कर दिया, तो एवरी टाइम यू एग्जीक्यूटेड वो आपका आइटम शो कर देगा। तो अगर खाली नेम होता तो वो खाली नेम शो करता, लेकिन ये चूँकि वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स हैं और आप प्रिंट के अंदर नाम ऐड कर रहे हैं तो वो एवरी टाइम, तो जब जितनी आप उसको पैरामीटर्स बढ़ाते भी जाएंगे तो वो उन सब को प्रिंट करता जाएगा। तो इस केस में जब आपने स्टूडेंट NAV को रन किया है एज अ फंक्शन, तो आपने स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है NAV। अगले केस में आपने एक इसको आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया, आपने इसको 2 किए, उस पर एमी है, फिर उसकी एज 24 है। अब चूँकि वो प्रिंट कमांड है वो एक दफ़ा नहीं एग्जीक्यूट होती, एवरी एलिमेंट ऑफ द फंक्शन, एवरी एलिमेंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट लिस्ट इज़ डिस्प्लेड। तो यहाँ पे 2 चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। इसी तरह तीसरे केस में बॉब है, एज 20 है, मेजर CS है, तो जब ये प्रिंट करने जाता है तो ये वेरिएबल लेंथ है, अब एक एलिमेंट नहीं है, मल्टीपल एलिमेंट्स है। तो पहले केस में 1 था, 1 प्रिंट हुआ, दूसरे में 2 थे, 2 प्रिंट हुए, तीसरे में 3 है और 3 प्रिंट हो रहे हैं। अच्छा,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो फिर पाइथन भी उसी तरह है। आपको ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास और उनके साथ मेथड्स होते हैं। तो आप यूँ समझ लें कि आपके पास डेटा है और आपके पास फंक्शंस हैं, यानी डेटा है उसके ऊपर आपने कोई एप्लीकेशन करनी है, कोई चीज़ अप्लाई करनी है। तो ये यानी कि एट्रीब्यूट्स हैं और फिर बिहेवियर है उनका। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये मिलके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाती हैं, ये उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो क्लासेस होती हैं और मेथड्स होते हैं। पाइथन जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि नया प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, इतना भी नया नहीं है, अब सारी तकरीबन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही होती हैं। तो ये स्टैंडर्ड फीचर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो होते हैं वो इसके अंदर भी मौजूद है, जिस तरह क्लासेस हैं, क्लास वेरिएबल्स हैं, क्लास मेथड्स हैं, इनहेरिटेंस है, फंक्शन ओवरलोडिंग है और ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। अगर आप इन कॉन्सेप्ट से फेमिलियर नहीं है तो हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बेसिकली क्लास क्या होती है? क्लास इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड यूजर डिफाइंड प्रोटोटाइप फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री थिंग्स। तीन चीज़ें होती है उसमें, नेम, एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस स्लैश मेथड्स। तो यूजर डिफाइंड प्रोटोटाइप है, सॉर्ट ऑफ टेम्पलेट होती है, और उसकी तीन चीज़ें होती हैं, नाम होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं और ऑपरेशंस उस पर जो करनी है अपने। तो इंस्टेंस उसकी ऑब्जेक्ट की, तो वो एक इंस्टेंस है डाटा स्ट्रक्चर की, तो सॉर्ट ऑफ एक आइडिया कह लें आप उसके। लेकिन जब आप उसको एक टेम्पलेट है जिसको आप इंस्टेंशिएट करते हैं, तो आप उसको जिंदा कर लेते हैं सॉर्ट ऑफ। तो आपने उसको पहले टेम्पलेट की फॉर्म में डिफाइन किया कि इस तरह होगा, और उसके बाद एक टेम्पलेट की फॉर्म में आपने उसको रियलाइज़ कर दिया, उसको रियलिटी में लेके आ गए। अच्छा, फिर इनहेरिटेंस है, वो एक क्लास से दूसरी क्लास को ड्राइव करते हैं, यानी एक बेस क्लास होती है, उसके अंदर कुछ चीज़ें आप मॉडिफाई करते हैं, बट उसके बेसिक सॉर्ट ऑफ एलिमेंट्स एक ही किस्म के हैं। फिर फंक्शन ओवरलोडिंग होती है, जो कि एक फंक्शन के आपके फंक्शंस हैं जो आपने डिफ़ाइन किए हुए। वैसे तो वो जो फंक्शन है वो जिस तरह डिफ़ाइन है उसी तरह ऑपरेट करेगा, लेकिन इसमें ओवरलोडिंग से मुराद ये है कि आप उसको मल्टीपल इंस्टेंसेस में मल्टीपल मीनिंग्स दे सकते हैं, यानी कि कॉन्टेक्स्ट इन्हें डिफरेंट होगा तो उसके मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म है, जिसमें आप अलाउ करते हैं एक से ज़्यादा फंक्शन एक पर्टिकुलर ऑपरेटर को, तो ये भी ओवरलोडिंग है। तो जो बेसिक उसका जो फॉर्म थी तो उसको आपने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इन अगले केस में, जब आप उससे बेस क्लास से निकल के अगली क्लास में लेके चलेंगे। यहाँ पे क्लास की एग्जांपल शो हुई हुई है। तो क्लास ऑफ अ कार इज़ डिफाइंड, उसका ब्रांड है सेल्फ ब्रांड, सेल्फ कलर है। फिर आपने स्टार्ट सेल्फ, तो जब लिखेंगे तो वो बेसिकली लिखा हुआ है कि द सेल्फ कलर सेल्फ ब्रांड इज स्टार्टिंग, ये कौन सी गाड़ी है, कौन सा कलर है, वो स्टार्ट हो रही है। ये एक बेसिक बेस क्लास है। तो आपने इससे जो है एक्चुअल इंस्टेंशिएट किस तरह किया, आपने टेम्पलेट से एक एक्चुअल कार कैसे बनाई, तो माई कार इज इक्वल टू कार, और इसमें फिर आपने टोयोटा कॉमा रेड लिख लिया। तो ये अब आपकी फ्रेंड कार इस कार कॉमा कार होंडा कॉमा ब्लू, तो आपकी दो कार की इंस्टेंशिएशंस हो गई, एक आपकी है या आपके फ्रेंड की है। कौन सी है आपकी गाड़ी, टोयोटा है, उसका कलर क्या, रेड है। फ्रेंड की कार कौन सी है, वो होंडा है और उसका कलर है ब्लू। तो आपने क्लासेस एक क्लास की टेम्पलेट थी, लेकिन उससे आपने दो उसकी इंस्टेंशिएशंस बना दी। तो प्रिंट आप करें माई कार की, मेरी गाड़ी जो उसका ब्रांड क्या है वो आपको बता देगा। प्रिंट फ्रेंड्स कार, उसका कलर क्या है वो आपको बता देगा। तो ये यहाँ पे प्रिंट जो है वो दो मुख्तलिफ चीज़ें कर रहा है, दो मुख्तलिफ इंस्टेंशिएशंस या दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो है बेस क्लास से बने हुए उनको डिफाइन कर रहा है। तो पेरेंट क्लास होगी, फिर चाइल्ड क्लास होगी। जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो पेरेंट में डाल देंगे, और बेसिक फाउंडेशन यहाँ से बनेगी चाइल्ड क्लास की। और चाइल्ड क्लास जो है सारी एट्रीब्यूट्स लेगी पेरेंट क्लास की, और लेकिन उसमें नई फंक्शनैलिटी आप डाल सकते हैं, आप उसके मेथड्स को ओवरराइड कर सकते हैं। उसमें इसका फ़ायदा क्या है कि आपने जब कोड को रीयूज़ करना होता है तो आप उसको एक बेस कोड को उसका सॉर्ट ऑफ ढांचा लेके उसको एक्सटेंड मज़ीद कर सकते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है ये, आप बहुत सारा कोड आपका जो इस्तेमाल हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और पॉलीमॉर्फिज्म से आप इंटरचेंजेबली मुख्तलिफ क्लासेस को इस्तेमाल कर सकेंगे। मेथड जो है वो फंक्शंस हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स को बिलोंग करते हैं, और उनके ऊपर क्या एक्शंस हमने करने हैं उनको शो करते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट्स आप यूँ समझिए जैसे वर्ब्स हैं, तो स्टार्ट, स्टॉप, एक्सेलरेट, ये किसी गाड़ी के मुख्तलिफ मेथड हो सकते हैं किसी कार क्लास के। यहाँ पे मेथड की एग्जांपल दी हुई है, क्लास कैलकुलेटर, उसमें ऐड है, मल्टीप्लाई है,
क्लियर है, ये 3 फंक्शंस है जो कि एक कैलकुलेटर करता है, तो ये उसकी बेस क्लास के 3 मेथड्स हो जाएंगे। फिर क्लास इनहेरिटेंस में आपके पास एक एनिमल है, उसमें से आपने चाइल्ड क्लास बनाई जिसमें आपने डॉग बना लिया। डॉग इनहेरिट करेगा एनिमल से बेस क्लास के बेस चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें उसकी। फिर कुछ ओवरराइड करेंगे, फॉर एग्जांपल स्पीक। अगर एनिमल स्पीक करता है, बोलता है, तो आप डॉग के केस में बार्क जो है वो एक वर्ब है, वो डिफरेंट वर्ब है, लेकिन मेन जो है स्पीक की जो फंक्शनैलिटी है उसको आप मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ज़ाहिर जानवर उसने बोलना है, लेकिन जो कुत्ता है उसके वो बार्क करता है, तो उसने बोलना किस तरह, बार्क, यानी उसका जो वर्ब है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप सॉर्ट ऑफ इनहेरिटेंस में दिखा रहे हैं कि आपने एक ओवर रिडन मेथड दे दिया है, या आपने फॉर एग्जांपल बेस क्लास में फेच एक नया फंक्शन ऐड कर दिया जो कि बेस क्लास एनिमल में नहीं था, लेकिन डॉग क्लास में वो है, वो प्रिंट माई डॉग डॉट फेच। तो ये फेच फंक्शन आपने जो इनहेरिट की थी क्लास उसमें आपने ऐड कर दी। तो चाइल्ड क्लास में फिर जिस तरह हमने व्हीकल की एग्जांपल ली थी वो यहाँ पे दोबारा शो हो रही है। तो इनहेरिटेड मेथड जो है क्लास स्टार्ट का है, उसको आप दोबारा इस्तेमाल करें। नया मेथड जो है वो होंक है, और इनहेरिटेड मेथड जो है वो गेट इन्फो है। तो कुछ मेथड्स आप नए ऐड कर सकते हैं, कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लासेस और मेथड्स में फ़र्क ज़ाहिर है। टेम्पलेट होती है क्लास, ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी स्पेसिफिक इंस्टेंस होती है। क्लास जब आप डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो उसमें मेमोरी एलोकेट नहीं होती, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें मेमोरी एलोकेशन आपको दे दी जाती है। तो मेथड्स जो हैं वो सारे ऑब्जेक्ट जो है वो कॉल कर सकता है मेथड्स जो आपने क्लास में डिफ़ाइन किए होते हैं। यहाँ पे सॉर्ट ऑफ इंट्रो जो है वो पाइथन का कंक्लूड होता है, लेकिन कुछ एडवांटेजेस तो हैं पाइथन के, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं। मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसके लिए उसकी डेवलपमेंट के लिए पाइथन इतनी अच्छी नहीं है, स्लो है। और अकॉर्डिंग टू गूगल डेवलपर्स, ऑल गूगल असिस्टेंट प्रोग्रामिंग इज रिटन इन Node.js, Go, C++ एंड जावा। तो पाइथन उतनी ज़्यादा इस्तेमाल कुछ जगहों पे नहीं हो रही। स्पीड लिमिट्स ज़ाहिर हैं पाइथन की, और डेटाबेस इश्यूज भी हैं जिसकी वजह से उतनी एक्सटेंसिव नहीं है। बट एडवांटेजेस, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, डायनेमिकली टाइप्ड है, आप जिस तरह लिखे जा रहे हैं और तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट स्लो स्पीड है डिसएडवांटेज के अंदर, और मेमोरी एफिशिएंट नहीं है, मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए इतनी अच्छी नहीं है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। एडवांटेजेस में ये भी है कि बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी सपोर्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पे ये वाला मॉड्यूल कंक्लूड होता है, और इसके बाद हम अगले मॉड्यूल्स में कुछ लैब के एक्टिविटीज़ भी करेंगे।